सो बच्चों, हमारा ये सब टॉपिक द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ये हमारा टॉपिक सेकंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म का कौन सा पार्ट है? ये सब टॉपिक पहला टॉपिक। ओके, पहला सब टॉपिक। तो हमने इससे पहले टॉपिक में क्या देखा कि 18th सेंचुरी का यूरोप आज के यूरोप जैसा बिल्कुल नहीं था। यूरोप बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड और लोगों के अंदर एक नेशन वाली फीलिंग भी डेवलप नहीं हुई थी वहाँ पे। लेकिन बच्चों, एक सवाल अभी भी बाकी था कि अगर उस समय यूरोप में नेशनलिज्म नहीं था तो सोसाइटी चल कैसे रही थी? कौन लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और कौन लोग आम ज़िंदगी से जी रहे थे? ओके, क्योंकि जब तक हम उस समय की सोसाइटी को नहीं समझेंगे तब तक ये भी नहीं समझ पाएंगे कि नेशनलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, अंडरस्टैंड? तो शुरू करें। तो बच्चों, इस एनसीईआरटी में इसी की शुरुआत की गई। यूरोप के दो अलग अलग क्लासेस से करते हैं कि एक तरफ है एरिस्टोक्रेसी। अब पूछोगे मैम, नहीं दीदी बोलो तुम, मैं बाबा मैम क्यों बोल रही, दीदी बोलो। अब पूछोगे दीदी ये एरिस्टोक्रेसी होता क्या है? ओके बेटा, एरिस्टोक्रेसी वो लोग हैं उस समय का सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल क्लास था। दूसरी तरफ धीरे धीरे एक नया क्लास डेवलप हो रहा था जिसमें हम न्यू मिडिल क्लास कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है बच्चों, आगे चल के इसी मिडिल क्लास ने ये नेशनलिज़म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। अब समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? एरिस्टोक्रेसी में बहुत पावरफुल लोग थे, ठीक है। उनकी पावर किसके बेस्ड पे थी पता है ना? लैंड और सब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स लिखा है मैंने, अभी आगे पढ़ो। देखो, सबसे पहली बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी की। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी भी सोसाइटी में सबसे पावरफुल इंसान कौन होता है तो शायद तुम लोग कहोगे कि पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन सब का नाम लोगे। इस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन 18th सेंचुरी में क्या था? 18th सेंचुरी के यूरोप में पावर का सबसे बड़ा सोर्स बिजनेस या इंडस्ट्री नहीं थी बच्चों। सबसे बड़ा सोर्स क्या था? ज़मीन, लैंड ओनरशिप, पावर बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप। समझो, जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उसके पास उतनी ज़्यादा पावर होगी। इसी वजह से यूरोप में जो लोग बहुत बड़े बड़े लैंड लॉर्ड कह लो लैंड ओनर थे, उन्हें एरिस्टोक्रेसी कहा गया। आप समझे? ये लोग सिर्फ अमीर ही नहीं थे बल्कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों पर इनका बहुत कंट्रोल था। इनकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। रूलर्स भी इनके ओपिनियन को नज़रअंदाज नहीं करते थे। यानी अगर उस समय यूरोप की सोसाइटी को एक पिरामिड की तरह, पिरामिड दिख रहा है आपको इस इमेज में? पिरामिड की तरह देखा जाए तो सबसे पहले कौन आता है यहाँ पे? एरिस्टोक्रेसी के लोग ही आते हैं। एरिस्टोक्रेटिक क्लास आएगी। ओके, एक और इंटरेस्टिंग बात देखोगे कि यूरोप उस समय अलग अलग किंगडम्स और रीजन्स में डिवाइडेड था, लेकिन एरिस्टोक्रेसी की लाइफस्टाइल लगभग हर जगह एक जैसी थी। ये लोग विलेज में बड़े बड़े ईस्टेट के ओनर होते थे और सिटीज़ में भी इनकी लग्जरी हाउस होते थे। समझे? लाइफस्टाइल अगर इनकी देखी जाए तो विलेजेस में बड़े बड़े ईस्टेट के ओनर होते थे और सिटीज़ में भी उनके लग्जरीज हाउसेस होते थे। देख रहे होगे यहाँ पे इमेज में, मैं ये इमेज ही आपको दिखाना चाहती हूँ। ओके, उनकी लाइफ आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। वो एक रॉयल लाइफस्टाइल जीते थे। आप समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन अभी भी आ रहा होगा कि दीदी, जब लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते थे तो इनके बीच कनेक्शन कैसे होता था? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे बेटा ये पॉइंट देखो, ये मैरिज, सेकंड पॉइंट देखना बेटा कि एनसीईआरटी बताती है
कि इनकी फैमिली अक्सर मैरिज के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते थे। फैमिलीज़ कनेक्टेड थ्रू मैरिजेस अक्रॉस यूरोप। ओके, यानी जर्मनी का कोई नोबल फैमिली मेंबर फ्रांस के किसी भी रॉयल फैमिली से रिलेटेड हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी एरिस्टोक्रेट इटली की किसी भी पावरफुल फैमिली से शादी कर सकता था। इस तरीके से यूरोप के अलग अलग रीजन्स के पावरफुल लोग आपस में कनेक्टेड रहते थे। अब समझ में आया? अभी भी कोई दिक्कत? अब आते हैं तीसरा पॉइंट दिख रहा है, स्पोक फ्रेंच द लैंग्वेज ऑफ हाई सोसाइटी एंड डिप्लोमेसी। अब बच्चों देखो, सिर्फ इतना ही नहीं था, ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज भी बोलते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि सब फ्रांस के रहने वाले थे। उस समय फ्रेंच लैंग्वेज को हाई सोसाइटी और डिप्लोमेसी की लैंग्वेज माना जाता था। जैसे आज इंटरनेशनल मीटिंग में इंग्लिश का यूज़ होता है, वैसे ही उस समय यूरोप के रॉयल और कह लो कि एलिट क्लास के लिए फ्रेंच की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब इतना सब सुनने के बाद शायद तुम लोगों को लगे कि यूरोप की पॉपुलेशन को बड़ा हिस्सा एरिस्टोक्रेसी ही होगी, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। सरप्राइजिंगली अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी ये बताता है कि ये क्लास पावर में तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन नंबर में बहुत छोटी थी। पूरे यूरोप में मेजॉरिटी पॉपुलेशन एरिस्टोक्रेट नहीं थी, बल्कि पीजेंट्स यानी किसान थे। आप समझे? अब इस इमेज में देखो, ये मेजॉरिटी ऑफ पीजेंट्स। ओके, वेस्टर्न यूरोप में बहुत से फार्मर्स अपनी छोटी ज़मीन पर खेती करते थे या किसी और की ज़मीन रेंट पर लेकर फार्मिंग करते थे। उनकी लाइफ आसान नहीं थी बच्चों, लेकिन उनके पास कुछ हद तक ही फ्रीडम थी। ओके, यहाँ पे देखो मैंने छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखे हैं, आपको मदद होगी इससे, ठीक है। लेकिन ईस्ट में देखो, ईस्ट में क्या है, ईस्ट और सेंट्रल यूरोप की सिचुएशन काफ़ी अलग थी। वहाँ बहुत बड़े बड़े ईस्ट स्टेट होते थे और उन स्टेट पर काम करने वाले लोग भी सर्फ कहा जाता था उन्हें। सर्फ मतलब एक तरीके से मेरे ख्याल से सर्फ का मतलब होता है स्लेव, मतलब एक स्लेव तो जानते हो ना, नौकर ही कह लो ना। अब स्लेव की लाइफ में भी बताऊंगी, तुम लोग समझ जाना। स्लेव की लाइफ को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो सोचो, तुम पूरी ज़िंदगी किसी और की ज़मीन पर काम कर रहे हो, मेहनत तुम कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ज़मीन के ओनर को मिल रहा है, ना कि तुम्हें। तुम अपनी मर्ज़ी से ना काम छोड़ सकते हो, ना ही काम कर सकते हो, ठीक है। यानी तुम पूरी तरह स्लेव नहीं हो, लेकिन पूरी तरह फ्री भी नहीं हो। यूरोप की मेरी तरीके से तो ये स्लेव ही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब ये पढ़ा तो बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि तुम पूरी तरीके से इसको स्लेव नहीं कह सकते, लेकिन मेरे ख्याल से इसको स्लेव की ज़िंदगी बोलते हैं। जो अपने हिसाब से नहीं जी रहा है, वो दूसरे के खेत में खेती कर रहा है और उसी को फ़ायदा हो रहा है, उसको जो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ ओनर को फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक नौकर की ज़िंदगी नहीं है तो क्या है? लेकिन अब भैया एनसीईआरटी में लिखा है तो यही लिखा है। ओके, अब समझ में आया? यूरोप के बहुत सारे किसान इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ से यूरोप में एक बहुत बड़ा चेंज शुरू होता है। अब चेंज कौन सा है पूछोगे दीदी, अब क्या चेंज है? चेंज ये है कि बच्चों 18 सेंचुरी, इस इमेज में देखना, 18 सेंचुरी के एंड तक सिर्फ एग्रीकल्चर ही इकोनॉमिक का बेस नहीं था। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ लगनी शुरू हुई, ट्रेड बढ़ने लगे और नए टाउन्स डेवलप होने लगे। सबसे पहले ये चेंज इंग्लैंड में दिखाई दिया। ओके, सबसे पहले ये कहाँ दिखाई दिया? इंग्लैंड में दिखाई दिया। ओके, जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सोसाइटी को बदलना शुरू कर दिया। बाद में फ्रांस और जर्मन स्टेट में भी ये प्रोसेस शुरू होने लगा। जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई तो सिर्फ
फैक्ट्रीज़ ही नहीं बनती बल्कि नए लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। फैक्ट्री ओनर चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, लॉयर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, टीचर चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए, साथ ही हज़ारों वर्कर्स भी चाहिए होते हैं। इस इमेज में यही तो लिखा है, इमेज देख रहे हो बच्चों। और यहीं से बच्चों इसी प्रोसेस से साथ में यूरोप में एक बिल्कुल नया सोशल क्लास डेवलप होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यू मिडिल क्लास। फैक्ट्री ओनर एंड बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, स्किल्स और अनस्किल्स वर्कर्स, ये लोग एरिस्टोक्रेसी की तरह इनहेरिटेड पावर वाले नहीं होते, लेकिन पहचान इनकी एजुकेशन, प्रोफेशन और बिजनेस से होती है। ये लोग नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते हैं। इन्हें लगता है कि अगर पुराने फ्यूडल सिस्टम और एरिस्टोक्रेसी के स्पेशल प्रिविलेज को ख़त्म कर दिया जाए तो सोसाइटी और इकोनॉमिक दोनों प्रोग्रेस करेंगी। आप समझे। और बच्चों इस पॉइंट पर नेशनलिज़म अगर देखा जाए, नेशनलिज़म की कहानी एक नई मोड़ लेती है। वो क्या है बच्चों कि सोचो, अगर तुम बिजनेसमैन हो और हर रीजन का अलग रूल हो, अलग टैक्स हो, अलग रूलर हो, तो तुम्हारा जो बिज़नेस कितना डिफरेंट हो जाएगा। अगर तुम एजुकेटेड हो और तुम्हें सिर्फ इसलिए अपॉर्चुनिटी ना मिले क्योंकि कुछ लोग सिर्फ जन्म के बेस पर स्पेशल प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या तुम ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करोगे? नहीं करोगे। इसी वजह से एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास ने सबसे पहले चेंज की डिमांड की। ये लोग चाहते थे कि पुरानी एरिस्टोक्रेट प्रिविलेज ख़त्म हो, सब लोग लॉ के समान इक्वल हों और अलग अलग रीजन को छोड़कर एक यूनाइटेड नेशन बनाया जाए। ओके, यानी नेशनलिज्म की सबसे मजबूत आवाज़ कहा जाए अगर किसी किंग या एम्परर ने नहीं उठाई थी, सबसे पहले सपोर्ट करना शुरू किया था एक नए एजुकेटेड मिडिल क्लास ने जो बदलाव चाहता था यूरोप में। समझे। और बच्चों इस मिडिल क्लास की सोच को अगर देखा जाए, अगले टॉपिक में एक नाम दिया गया है लिबरल नेशनलिज़म, जिसे कहते हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये हमारा सब टॉपिक का दूसरा पार्ट 2.2 है। इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि नेशनलिज्म अचानक पैदा नहीं हुआ। पहले सोसाइटी बदली, फिर इकोनॉमिक बदली, फिर उनके बाद लोगों की सोच बदली और सब सोच बदली, तब यूरोप में नेशनलिज्म का जन्म हुआ। ओके, तो ये वाला जो वर्जन है हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हम मिलते हैं 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ओके, वो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ये भी एक्चुअली लंबी हो चुकी है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो वो भी हो ही जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।